स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पंचायत सीजन 4 के सेकंड पार्ट को, जिसमें हम थर्ड और फोर्थ एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है प्रधान जी से। प्रधान जी यहाँ पर बम बहादुर के पास कॉल करके पूछते हैं कि आखिरकार भूसड़ को पत्थर किसने मारा, लेकिन ये बात तो कोई भी पता नहीं लगा पा रहा था कि तभी हम देखते हैं सचिव जी प्रहलाद चा और विकास को, जो कि विकास की जमीन की रजिस्ट्री करा कर आए हैं। इसी वजह से वो काफी खुश थे और वो यहाँ पर लड्डू लेकर आए थे और वो प्रधान जी को भी खिलाते हैं। प्रहलाद चा को जो सारे पैसे मिले थे वो सारे पैसे उन्होंने विकास को दे दिए और विकास ने उनकी जमीन खरीद ली ताकि विकास के बेटे का फ्यूचर सिक्योर रहे। और ये सब कुछ विकास ने प्रहलाद चा के कहने पर ही किया था। तो वही प्रधान जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार भूसड़ को पत्थर किसने मारा है कि तभी वो विनोद और माधव को लड़ते हुए देखते हैं, जो कि रास्ते से और पंचायत भवन के सामने से गुजर रहे थे। दरअसल में वो इस बात पर झगड़ा कर रहे थे कि जब भूसड़ भाई साहब प्रधान बनेंगे तो उप प्रधान हम बनेंगे। कि तभी प्रधान जी उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें लड्डू का प्रसाद खिलाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आकर लड्डू ले जाओ। लेकिन माधव कहता है कि मैं अपने बॉस से गद्दारी नहीं करूंगा, इसलिए मैं तो प्रसाद नहीं ले सकता हूँ। लेकिन विनोद यहाँ पर वो लड्डू ले लेता है, वो माधव को देता है, लेकिन माधव नहीं लेता है, इसलिए विनोद ही वो लड्डू खा लेता है। लेकिन ये बात माधव ने भूसड़ को बता दी कि इसने प्रधान जी का लड्डू खाया है। ये सुनकर तो भूसड़ भाई साहब पूरी तरह से हैरान थे कि आखिरकार वो हमारे दुश्मन हैं, तो तुमने उसका लड्डू कैसे खा लिया। विनोद का कहना ये था कि वो सिर्फ प्रसाद था और प्रसाद में कौन किसका दुश्मन, इसलिए मैंने खा लिया। लेकिन अगर बात यहाँ पर बेईमानी की है तो फिर ठीक है, मैं उन्हें उनका लड्डू वापस कर रहूंगा, चाहे वो लड्डू मुझे अपने ही पैसों से खरीदना क्यों ना पड़े। विनोद यहाँ से गुस्से में निकल जाता है और जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसने विकास की पत्नी खुशबू को देखा, जो कि रजिस्ट्री की खुशी के कारण जगह जगह पर लड्डू बांट रही थी। तो विनोद ने उसे जब लड्डू बांटते देखा तो उसने खुशबू से लड्डू ले लिया और बाद में इस लड्डू को लेकर तुरंत ही वो चला गया सचिव जी के यहाँ पर। वो उन्हें लड्डू वापस करने लगा, लेकिन यहाँ विकास कहता है कि वो प्रसाद वाली चीज है, हम ऐसे प्रसाद को वापस नहीं ले सकते। लेकिन विनोद कहता है कि आपको वो लड्डू वापस लेना ही पड़ेगा क्योंकि भूसड़ जो है वो मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। ये सुनकर यहाँ पर विकास और सचिव जी उसे भड़काने लगते हैं कि क्या तुम भूसड़ के गुलाम हो जो अपने मन से एक लड्डू तक नहीं खा सकते। विनोद यहाँ पर कहता है कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं अभी वो लड्डू खा सकता हूँ। सचिव जी उसे समझाते हैं कि ऐसे एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी ना हो जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों वाले उनके बीच में झगड़े होते हैं तब भी वो एक दूसरे के फंक्शन में जाते हैं। आप एक काम कीजिए, आप आज रात प्रधान जी के यहाँ पर भोज पर आ जाइए और बता दीजिए कि आपको भी अच्छे से पॉलिटिक्स आती है। तब विनोद कहता है कि वो रात को प्रधान जी के यहाँ पर भोज पर जरूर आएगा और सभी को बता देगा कि उसे पॉलिटिक्स आती है। दरअसल में प्रधान जी चाहते हैं कि विनोद जो है वो उनकी साइड हो जाए, क्योंकि विनोद उनके बहुत काम का लड़का है। अगर वो उनकी साइड हो जाता है तो ये इलेक्शन वो आराम से जीत जाएंगे। अब प्रधान जी के यहाँ पर सबकी फेवरेट लौकी की सब्जी बन रही थी। प्रधान जी यहाँ पर सभी से कहते हैं कि जब विनोद ठीक ढंग से खाना खा लेगा तब उससे पार्टी के बारे में बात करेंगे कि वो हमारी साइड आ जाए। और तभी हम देखते हैं कि विनोद यहाँ पर आ जाता है और यहाँ फीलिंग ऐसी आ रही थी जैसे विनोद एक बहुत बड़ा मंत्री है और अब वो इनकी साइड होने वाला है। विनोद जब यहाँ पर आया तो प्रधान जी और बाकी सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तब प्रधान जी उससे पूछ बैठते हैं कि आखिरकार भूसड़ को पत्थर किसने मारा, तो विनोद कह देता है कि उसे नहीं मालूम। लेकिन प्रधान जी अभी भी मेन मुद्दे पर बात नहीं कर रहे थे, जो कि मंजू देवी साफ देख पा रही थी। मंजू देवी यहाँ पर उनसे कहती है कि प्रधान जी से कहो कि वो विनोद से पार्टी के बारे में बात करे कि वो हमारी पार्टी में आ जाए। और विनोद ने खाना खा लिया है, इसलिए अब वो किसी भी वक्त जा सकता है, इसलिए उसके लिए स्पेशल सेवैया की खीर बनाई जाती है और विनोद का थोड़ा और टाइम ले लिया जाता है। और फिर आखिरकार ये सभी लोग बात छेड़ ही देते हैं कि तुम भूसड़ के साथ क्यों रहते हो, वो तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है, तुम्हें तो हमारी पार्टी में आ जाना चाहिए। लेकिन ये बात सुनने के बाद यहाँ पर विनोद जो है वो तुरंत ही भूसड़ के पास कॉल करता है और वो उन्हें बताता है कि मैं प्रधान जी के यहाँ पर हूँ, मैं उनके घर पर खाना खा रहा हूँ। ये सुनने के बाद भूसड़ कहता है कि अगर तुम उनके घर पर खाना खा रहे हो तो फिर उप प्रधान का विचार भूल जाओ। ये सुनने के बाद विनोद पूरी तरह से उदास हो जाता है
और इसका प्रधान जी ने फायदा उठाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि हमारे चुनाव जीतने की बहुत उम्मीदें हैं, अगर हम चुनाव जीत गए तो हम तुम्हें उप प्रधान बना देंगे। प्रधान जो है वो पूरब से होगा और उप प्रधान पश्चिम से, मतलब कि तुम हमारे उप प्रधान रहोगे। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं विनोद को पसंद नहीं आई। वो कहता है कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन गद्दार नहीं, मैं भूसड़ जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। आपका खाना खिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते प्रधान जी विनोद से कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि भूसड़ ने अपना सर जो है वो खम्मे में दे मारा है और नाम जो है वो हमारा लगा रहा है। यहाँ पर विनोद कहता है कि हमें भी बहुत अच्छे से मालूम है कि गोली जो है वो आपने खुद ने ही चलवाई है। और इतना बोलकर विनोद यहाँ प्रधान जी के घर से चला गया। लेकिन प्रधान जी के ऊपर अब सभी लोग शक की निगाहों से देख रहे थे, स्पेशली मंजू देवी। मंजू देवी से वो कहते हैं कि अच्छा होता कि वो गोली जो है वो मेरे छाती में लग जाती और मैं मर जाता। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ कि वो गोली मैंने नहीं चलवाई है। तो प्रधान जी ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि उन्होंने तो ये गोली नहीं चलवाई है। और अब अगले दिन विनोद जब भूसड़ को मिला तो वो उसकी तारीफ करते हैं कि हमें तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा फक्र है कि तुमने पार्टी नहीं छोड़ी है। तभी भूसड़ को मालूम चलता है कि विकास ने जमीन के किनारे की जमीन खरीद ली है, जबकि विकास की सैलरी जो है वो 6,000 रुपए महीने है। तो उसने 30 लाख की जमीन कैसे खरीदी भला? इसलिए वो सीधा विधायक जी के पास जाते हैं, जहां विधायक जी जो है वो अपने ही एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहे थे। वो एक शूटर है और यहाँ विधायक जी को ऐसा लग रहा था कि इसी ने वहां प्रधान जी के ऊपर गोली चलवाई है। इसलिए विधायक जी यहाँ पर भूसड़ से कहते हैं कि इस आदमी को पीटो और पता लगाओ कि इसने गोली चलाई या फिर नहीं। ये काम भूसड़ तो नहीं करता है, लेकिन ये काम माधव जरूर कर देता है। माधव उसे बुरी तरह से पीटता है, लेकिन उसने फिर भी नाम जो है वो नहीं बताया था, क्योंकि उसने गोली चलाई ही नहीं है। पर विधायक यहाँ पर माधव के काम से खुश हो गया था। वो यहाँ भूसड़ से कहता है कि जब तुम प्रधान बनोगे तो इसे उप प्रधान बनाना। और तभी भूसड़ यहाँ पर विधायक जी को बताता है कि विकास जो है ना, उसने रोड के बाजू में एक जमीन खरीदी है जिसकी सालाना आय लगभग सिर्फ 1 लाख रुपए है। वो 30 लाख की जमीन कैसे खरीद सकता है भला? तब विधायक कहता है कि इसके बारे में वो पता करता है जरा। आगे हम देखते हैं प्रहलाद चा को, जो कि नॉमिनेशन की तैयारियों में लगे हुए थे। परसों ही नॉमिनेशन होने वाला है, इसलिए वो ढेर सारी कार का इंतजाम कर रहे थे और साथ ही वो चाहते हैं कि हम नॉमिनेशन के वक्त घोड़े को भी साथ ले चले, लेकिन घोड़ा किसी को चलाना नहीं आता है। इसलिए सचिव जी बम बहादुर के पास कॉल करते हैं, क्योंकि बम बहादुर के पिताजी घोड़ा चलाना जानते थे। तो बम बहादुर को भी घोड़ा जरूर आता है, इसलिए वो बम बहादुर को ऑफिस बुला लेते हैं। और यहाँ प्रधान जी के घर पर भी नॉमिनेशन की सारी तैयारियां हो रही थी। मंजू देवी और प्रधान जी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि वो नॉमिनेशन भरने के लिए जाने वाले थे। लेकिन जब वो वहां जाने ही वाले थे कि तभी उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है। जब इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पर आया तो वो प्रधान जी से कहता है कि हमें पता चला है कि आपके घर पर ब्लैक मनी है, जिस वजह से हम यहाँ पर रेड मारने आए। उनमें से 2 कांस्टेबल पंचायत ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो उन सभी के मोबाइल को अपने पास रख लेते हैं, जिसके बाद प्रधान जी के घर पर रेड शुरू हो जाती है। फिलहाल तो उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन वहां वनराकस जो है वो सारे गांव के सामने प्रधान जी का तमाशा बना रहा था कि उनके घर पर रेड मारने वाले आए हैं, मतलब इनके घर पर बहुत सारा इल्लीगल पैसा है। अब आप ही बताइए कि आपको किस तरह का प्रधान चाहिए, मेरे जैसा साफ सुथरा या फिर प्रधान जी जैसा एक बेकार सा ब्लैक मनी रखने वाला इंसान? तो प्रधान जी के घर पर तो सारी चीजें चेक कर ली गई थी, लेकिन उनके घर से तो कुछ भी नहीं निकला। लेकिन खोज अभी भी जारी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पंचायत ऑफिस में विकास जो है वो पानी पीने के बहाने बाहर आता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, जैसे उसने कुछ चीजें छिपा कर रखी है। वो अंदर जाकर प्रहलाद चा और सचिव जी को बताता है कि प्रहलाद चा ने जो मुझे पैसे दिए थे उनमें से 30 लाख की तो उसने जमीन खरीद ली, लेकिन कुछ पैसे अभी भी बाकी हैं, जैसे 6 लाख रुपए अभी भी उसके घर पर मौजूद है। लेकिन प्रहलाद चा का कहना यह था कि वो तो व्हाइट मनी है, क्योंकि वो पैसा तो मेरा है। तब सचिव जी कहते हैं कि ये लोग उस मूड से नहीं आए हैं कि ये उन पैसों को व्हाइट मनी समझे, वो तो बस किसी भी तरह से इल्जाम लगाकर प्रधान जी को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि उन पैसों को वहां से हम निकालें। लेकिन भला कैसे निकालें? हम सभी यहीं पर मौजूद है और यहाँ से कोई जा नहीं सकता है, और मोबाइल भी उनके पास मौजूद है तो कॉल भी नहीं कर सकते हैं। कि तभी खिड़की के पास बम बहादुर आता है, जो कि उनसे मिलने के लिए आया था। बम बहादुर यहाँ पर सचिव जी और सभी से कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ।
और तब यहाँ प्रहलाद चा और सचिव जी को ऐसा लगा कि शायद हम बम बहादुर की मदद ले सकते हैं। दूसरी तरफ विकास के घर पर भी 2 कांस्टेबल बैठे हुए थे और वहाँ खुशबू जो है वो घर के अंदर थी और ये दोनों कांस्टेबल घर के बाहर मौजूद थे। क्योंकि उनके पास लेडीज कांस्टेबल नहीं है इसलिए वो अंदर नहीं आ सकते हैं और ना ही कोई रेड कर सकते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि विकास के घर के पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी। दरअसल में वो बम बहादुर था जो कि सीढ़ी लेकर आया था और वो विकास के घर पर चढ़ गया। वहां घर पर जाकर अब वो खुशबू को अपने पास बुलाने लगता है छत पर। तो खुशबू जैसे ही उसके पास जाती है तो यहाँ पर बम बहादुर उसे सब कुछ बता देता है कि जो 6 लाख रुपए घर में रखा है वो मुझे दे दो, वरना पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे। लेकिन खुशबू को इस पर भरोसा नहीं था, इसलिए बम बहादुर उसे विकास का रुमाल देता है और कहता है कि ये बात सच है, क्योंकि विकास ने भी मुझसे कहा था कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी, इसलिए ये रुमाल लेकर जाओ। लेकिन जब खुशबू छत से नीचे उतर रही थी तभी पुलिस वालों ने उसे देख लिया कि तुम छत पर क्यों गई थी। जिस पर कि खुशबू बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका जी मिचला रहा था, इसलिए वो खुली हवा में गई थी। कि तभी पुलिस वालों को छत से कोई आवाज आती है तो मालूम चला कि बम बहादुर जो है वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया है। लेकिन तब तक पुलिस वाले पहुंचते तब तक तो बम बहादुर ने सब कुछ साफ कर दिया था। अब खुशबू कांस्टेबल से कहती है कि आप लोग ना प्रधान की बेटी रिंकी को बुला ले आओ, क्योंकि मैं उससे बात करना चाहती हूँ कि क्योंकि लड़की ही एक लड़की की प्रॉब्लम को समझ सकती है। तब ये वहां पर कॉल लगाते हैं लेकिन कॉल कोई नहीं उठा रहा था। कि तभी उनके घर के सामने से ही बम बहादुर जा रहा था, जो कि लंगड़ाते हुए जा रहा था क्योंकि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया है। तभी कांस्टेबल बम बहादुर से कहता है कि एक काम करो, तुम प्रधान जी के घर पर जाओ और वहां जाकर उनकी बेटी रिंकी को बुला कर लेकर आओ। बम बहादुर जब वहां पहुंचा तो उसे सारी बातें बताई गई और उसने वो सारी बातें इनकम टैक्स ऑफिसर को बता दी। तो मतलब रिंकी को वहां विकास के घर पर जाना था। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा कि वो बम बहादुर जो है वो काफी लंगड़ा रहा है। तो अब रिंकी खुशबू के घर पहुंच चुकी थी और खुशबू ने रिंकी को सब कुछ बता दिया था कि हमारे घर पर 6 लाख रुपए रखा हुआ है और उसे किसी भी हालत में बाहर निकालना है, वरना रेड पड़ेगी और हम पकड़े जाएंगे। तब रिंकी कहती है कि घर के पीछे बम बहादुर खड़ा हुआ है, तुम अंदर से पैसे लेकर आओ, या तो हम वो पैसे छत से फेंकेंगे या फिर यहीं से फेंक देंगे। इसलिए खुशबू अंदर पैसे लेने के लिए जाती है दवाई के बहाने और वो वहां से पैसे सक्सेसफुली लेकर आ भी जाती है। जिसके बाद वो ये पैसे जो है वो बम बहादुर की तरफ फेंक देते हैं, जहां बम बहादुर पूरी तरह से रेडी खड़ा हुआ था। जैसे ही उसने उन पैसों को कैच किया कि तभी यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर उसके सामने आ जाता है अपने सारे ऑफिसर्स को लेकर, और ये देखकर वो इनकम टैक्स ऑफिसर इन सभी को अरेस्ट करने लगता है, मतलब कि खुशबू, रिंकी और बम बहादुर और विकास को भी। तो अब सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे। प्रहलाद चा उनसे कहते हैं कि ये मेरे पैसे है, ये कोई ब्लैक मनी नहीं है, ये मेरा व्हाइट मनी है। सचिव जी भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस इनकम टैक्स ऑफिसर ने तो मन बना कर आया था, वो तो इन्हें अरेस्ट कर ही रहेगा और प्रधान जी का नाम खराब कर ही रहेगा। लेकिन मंजू देवी कहती है कि देखते हैं आप लोग इन्हें कैसे लेकर जाते हैं। वो इन जीप के सामने आ जाती है और कहती है कि अगर यहाँ से जाओगे तो जीप को हमारे ऊपर से लेकर जाना होगा। यहाँ पर झगड़ा हो ही रहा था कि तभी एक बड़ा ऑफिसर यहाँ पर आ जाता है, जो कि उस इनकम टैक्स ऑफिसर को अपने पास बुलाता है और वो उससे कहता है कि विधायक अब विधायक नहीं रहा है, तो अब उसकी चाटना बंद करो। यहाँ पर वो ऑफिसर इस इनकम टैक्स ऑफिसर को एक जोरदार चांटा मारता है और उसे जाने के लिए कहता है। तब वो इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें किसी और जगह पर रेड करनी थी पर हमने आपकी जगह पर कर दी, जिस वजह से अब उसे यहाँ से जाना पड़ता है। अब अगले दिन सभी लोग नॉमिनेशन का फॉर्म भरने के लिए जाते हैं, जहाँ पर प्रधान जी और मंजू देवी गए थे और एक तरफ भूषण भाई साहब और क्रांति देवी भी गए थे। दोनों ने नॉमिनेशन का फॉर्म भरा और दोनों ही एक दूसरे के सामने थे, मतलब कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली थी। इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे के पार्ट में जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।